बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में हम कृषि क्षेत्र और साथ ही साथ पशुपालन क्षेत्र में जो भी गतिविधियां हो रही होती हैं उनकी जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। हमारे माध्यम रहते हैं तीनों सेगमेंट्स, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं, जानने के लिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं क्या कुछ खास है आज सीधा मंत्रालय से। कृषि भवन के डीडी किसान स्टूडियो से कृषि जगत की अहम जानकारियां आप तक पहुंचाई जाती हैं। तो आज इस सेगमेंट में हम क्या खास आपके लिए लेकर आए हैं, आइए जानते हैं। राइस स्वार्मिंग कैटरपिलर धान का एक प्रमुख कीट है। इस कीट का प्रकोप आसाम के एरिया में देखा गया है, क्योंकि आसाम की जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है और क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग वहाँ पर धान के 3 सीज़न होते हैं, तो ये कीट लगभग वहाँ पे उपलब्ध ही रहता है। इस कीट का लार्वा पत्तियों की टिप को खाता है, पत्तियों के मार्जिन को खाता है और पूरे प्लांट को ही बेस से ख़त्म कर देता है। और कई बार तो आपको फील्ड ऐसा लगेगा कि जैसे जानवरों ने चढ़ दिया हो। इस कीट की एक विशेषता है कि ये रात के टाइम पर खाता है और दिन में ये छुप जाता है, और ये एक सेना के टाइप में ये अटैक करता है। इस कीट के नियंत्रण के लिए हमें कुछ आईपीएम की तकनीक को अपनाना चाहिए। जैसे अगर आप अपने फील्ड में लाइट ट्रैप को लगाएंगे तो इसकी मौत उसकी ओर को अट्रैक्ट होंगे, तो एक तो उससे मास ट्रैपिंग हो जाएगी, ज़्यादा कीड़े एकत्र होंगे तो हम उनको मार सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, और उस समय अंदाज भी आ जाएगा कि कितना कीट उस खेत में प्रेजेंट है। इसके अलावा आप खेत की डीप प्लविंग करेंगे, क्योंकि इसका जो प्यूपा होता है वो ज़मीन के अंदर होता है, तो 5-6 इंच आप खोदेंगे तो वो एक्सपोज हो जाएगा, तो उसको जो भी प्रीडेटर है जैसे कौवा है ये खा देंगे। इसके अतिरिक्त इसके लार्वा की विशेषता है कि ये तैर नहीं सकता, और इसका जो अटैक है मुख्यतया जब ड्राई सीज़न होता है और उसके बाद बारिश होती है तो ये तब ज़्यादा मिलता है, क्योंकि ड्राई सीज़न में इसके नेचुरल एनिमी नष्ट हो जाते हैं, तो ये प्रेजेंट रहता है धान के खेतों में। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आपका धान का खेत है उसको पानी से, उसमें स्टेगनेंट वाटर रख दीजिए, पानी उससे भर दीजिए और उसमें केरोसिन ऑयल डाल दीजिए, और फिर 2 लोग रस्सी को 2 ओर से पकड़ के धान के खेत में चलाइए, तो जो भी इसके लार्वा हैं वो उस पानी में गिर जाएंगे, तो उससे कीट जो है मर जाएगा। अब नजर डालते हैं सम्मेलन से प्रगति की ओर पर। दिल्ली स्थित नेशनल मीडिया सेंटर में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिनों के अंतराल में पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णय और साथ ही साथ उपलब्धियों के उपलक्ष्य में खास जानकारी मीडिया के साथ साझा की। आइए आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या कुछ खास रहा इस दौरान। देखिए, मत्स्य पालन विभाग में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत दूरदर्शिता के साथ एक निर्णय लिया 2019 में, क्योंकि उनकी कल्पना थी कि जो अगर हमको काम करना है और जो उनका लक्ष्य है 2047 के विकसित भारत का, तो उसको पूरा करने के लिए जब तक हर क्षेत्र में काम नहीं हो तब तक विकसित भारत की कल्पना नहीं हो सकती। और इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने जो मत्स्य पालन और पशुपालन ये 2 कृषि विभाग के साथ था, इस पर उतना ध्यान केंद्रित नहीं होता था, उसके कारण उन्होंने एक अलग विभाग बनाया। और अलग विभाग बनाने के बाद जो कई योजनाएं उन्होंने शुरू की, इन विभागों में जो कई योजनाएं शुरू हुई, उसका परिणाम 2022-23 में देखने को मिला।
अब उन्होंने सबसे पहले शुरू किया ब्लू रिवॉल्यूशन। उसके बाद उन्होंने योजना प्रारंभ किया जो फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड FIDF, फिर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, और उसके बाद प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का एक सब कंपोनेंट सह योजना करके उन्होंने शुरू किया। और इसका परिणाम ये हुआ, और इस टोटल इन सभी योजनाओं पर जो अब तक निवेश हुआ वो लगभग 38,572 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, जो अब तक के जो आज़ादी के बाद से जो निवेश था उसका कई गुना उससे अधिक निवेश था। और इसका परिणाम क्या हुआ कि रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ। आज दुनिया में, विश्व में मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में हमारा देश विश्व में दूसरे स्थान पर है। हम आपको आंकड़ा बताएंगे कि 2013-14 में जहां हमारा प्रोडक्शन 95.7 लाख टन था, वो 2022-23 में बढ़कर 175.45 लाख टन हो गया, जो 83% ग्रोथ था। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, जो हमने कहा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का एक सब कंपोनेंट है, इसके तहत हम लोग नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग मछुआरों को इसमें रजिस्टर्ड कर रहे हैं। इसके बाद डिजिटली जब वो इसके साथ निबंधित हो जाएंगे तो हम उनको पहचान पत्र जारी करेंगे। उनका वो पहचान पत्र होगा, उनका वो नंबर होगा। 369.80 करोड़ की लागत से हम लोग 3 स्मार्ट फिशिंग हार्बर्स बनाने को हम लोगों ने अप्रूव किया है इस 100 डेज के काम में। ये तीनों बनेगा कहाँ? एक दमन द्वीप में बनेगा, बनकबारा एक जगह है दमन द्वीप में जहाँ बनेगा, गुजरात के कच्छ जिला में जखाऊ एक जगह है वहाँ ये बनेगा, और पोंडीचेरी के कराईकाल में ये एक बनेगा जो स्मार्ट फिशिंग हार्बर्स। तो ये 3 हम लोगों ने अभी स्वीकृत किया है। इसके अलावा उड़ीसा में फिशिंग का बहुत बड़ा योगदान है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा और अरुणाचल जैसे प्रदेश में हमने 179.81 करोड़ की लागत से 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क को भी हम लोगों ने अप्रूव किया है, जो अब करेगा। इसके साथ साथ जो फिशरी सेक्टर में हम लोगों का फोकस है, जो हमारा 60,000 करोड़ का एक्सपोर्ट है, उसको हम लोग कैसे आगे बढ़ाएं, और उसको बढ़ा के हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि 1 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट तक हम लोग इसको ले जाएं, क्योंकि हमारा अभी फिशिंग जब इतना हम विश्व में जब हम दूसरे स्थान पर हैं तो हमारा एक्सपोर्ट क्यों कम रहा है? हम एक्सपोर्ट को जितना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे। आइए अब नजर डालते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। किसान भाइयों बहनों, हमारे देश में गौ पालन एक बहुत ही फायदेमंद व्यवसाय है, बशर्ते हम अच्छी नस्ल की गायों का पालन करें, सही तरह से उनकी देखभाल करें और सभी सावधानियां बरतें। तो किस तरह से गाय पालन को बनाया जा सकता है अपने लिए मुनाफे का सौदा, आइए जानते हैं हमारे सेगमेंट के माध्यम से। हमारे देश में दूध उत्पादन बहुत बड़ा व्यवसाय है। केंद्र और राज्य सरकारें पशुपालन और डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए लगातार कोशिशें कर रही हैं। हर राज्य में लघु डेयरी इकाइयों की स्थापना के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं। इनके तहत प्रशिक्षण लेकर कोई भी शख्स अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकता है। पैसे कम है तब भी फिक्र की बात नहीं है। आप बैंक से लोन लेकर दुग्ध उत्पादन इकाई शुरू कर सकते हैं।
डेयरी इकाई स्थापित करने के बाद दूध से अलग अलग तरह के उत्पाद बनाकर ज्यादा कमाई की जा सकती है। अगर आप अकेले होने की वजह से डेयरी फार्मिंग की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, सहकारिता के जरिए कई किसान मिलकर शुरू करें। ज्यादा दूध उत्पादन के लिए डेयरी फार्म में 3 बातों का ध्यान रखना होगा। एक तो उन्नत किस्म की ही गाय भैंस पाले, दूसरे उन्हें संतुलित आहार दे और तीसरे उनकी सेहत का ख्याल रखें। भारत में देसी नस्लों के साथ साथ संकर और विदेशी नस्लें भी पाली जा रही है, लेकिन विदेशी नस्लें भारतीय जलवायु के अनुरूप नहीं है, जिससे उनके बीमार होने की संभावना ज्यादा रहती है। यही वजह है कि देसी नस्लों पर ध्यान दिया जा रहा है और उनमें नस्ल सुधार की कोशिश हो रही है। नस्ल सुधार से देसी गायों की दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी। दूसरी ओर जब भी गाय भैंस खरीदने जाए तो पहले ही उनकी उत्पादन क्षमता का पता लगा ले, बीमारियों के बारे में पूछ ले और उसके थन वगैरह चेक कर ले। जिस जगह पर आप गाय भैंस बांध रहे हैं वो साफ हो, सूखी हो और आरामदायक भी। जगह ऐसी चुने जहां पशु ज्यादा गर्मी और सर्दी से बच सके। चारा देते समय 2 पशुओं के बीच पर्याप्त दूरी रखें। एक पशु के लिए 5.5 फुट चौड़ी और 10 फुट लंबी जगह चाहिए। अगर आप कारोबार के लिए व्यवसाय करना चाहते हैं तो शहर के आसपास के इलाकों में डेयरी इकाई की स्थापना करें। दुधारू पशुओं में संतुलित आहार बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, सोडियम, लोहा, जस्ता, आयोडीन और विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में होता है। संतुलित आहार में 1/3 अनाज, 1/3 दलहन और 1/3 तिलहन होना चाहिए। पशुओं को हरा चारा जरूर खिलाएं, क्योंकि इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और फास्फोरस होता है, जो पशु के दूध में बढ़ोतरी कर देता है, जबकि विटामिन ए पशु को बीमारियों से बचाता है। विटामिन ए की कमी से पशुओं में बांझपन और गर्भपात की भी समस्या आ जाती है। अपने फार्म पर ही संकर नस्लें पैदा कर सकते हैं। इसके लिए कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध है। कृत्रिम गर्भाधान से सांड पालने पर होने वाले खर्चों से बचा जा सकता है। संकर गाय 18 से 20 माह में वयस्क हो जाती हैं। यह औसतन 14 से 15 माह के अंतराल पर बच्चा देती है। वैसे आप चाहे तो 12 महीने में भी बच्चा ले सकते हैं। संकर गाय 8 से 10 लीटर दूध देती है। इनके नर ज्यादा मजबूत होते हैं। उन्हें आप खेती में या माल ढुलाई में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं में जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम चर्चा करेंगे सोयाबीन और उड़द की फसलों को पीले मोसा से बचाने के उपाय के बारे में, जो हाल ही में कृषि विभाग द्वारा जारी की गई सलाह पर आधारित है। सोयाबीन और उड़द की फसलें इस समय कृषि में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, लेकिन इन फसलों पर पीले मोसा वायरस का खतरा बढ़ गया है, जो फसल की गुणवत्ता और उपज को प्रभावित कर सकता है। कृषि विभाग ने किसानों को इस समस्या से बचने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण सलाह दी है। रोग पहचान। पीले मोसा वायरस की पहचान में जल्दी करें। इसके लक्षणों में पत्तियों का पीला पड़ना, हरे रंग की धारियों का दिखाई देना और पत्तियों का मुड़ना शामिल है। सही किस्म का चयन, रोग प्रतिरोधक किस्मों का चयन करें। बाजार में ऐसी किस्में उपलब्ध हैं जो पीले मोसा वायरस के प्रति अधिक प्रतिरोधक होती हैं। कीट नियंत्रण। पीले मोसा वायरस का मुख्य कारण कीट होते हैं, जैसे कि मोज़ेक व्हाइट फ्लाई। कीटों को नियंत्रित करने के लिए उचित कीटनाशकों का उपयोग करें और कीट नियंत्रण विधियों का पालन करें। फसल की देखभाल। फसल की नियमित देखभाल करें और सुनिश्चित करें कि खेत में कोई भी अवांछित पौधा न हो, जो कीटों और वायरस के लिए आश्रय हो सकता है। साफ सफाई। खेत और उपकरणों की साफ सफाई का ध्यान रखें ताकि रोग के फैलने की संभावना कम हो सके। मिश्रण विधि। खेत में विभिन्न फसलों का मिश्रण करें ताकि एक ही रोग का प्रभाव कम हो सके और फसल की सुरक्षा बढ़ाई जा सके। इन सलाहों का पालन करके किसान भाइयों और बहनों अपनी सोयाबीन और उड़द की फसलों को पीले मोसा वायरस से बचा सकते हैं और उनकी उत्पादकता को बनाए रख सकते हैं। कृषि विभाग की इस महत्वपूर्ण सलाह के लिए धन्यवाद। यह थी सोयाबीन और उड़द की फसलों को पीले मोसा से बचाने के उपाय की ताज़ा जानकारी। कृपया खेती से संबंधित किसी भी नए अपडेट के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हूँ, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं।
और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। हमारे इस सेगमेंट में हम आपको देश के अलग अलग क्षेत्रों के सफल किसानों से मिलवाते हैं, उनकी दास्तान आप तक पहुंचाते हैं। उद्देश्य यही रहता है कि उनकी दास्तान को जानकर आप भी उनसे प्रेरित हो सके और अपनी खेती किसानी को और भी ज्यादा उन्नत बना सके। तो आज के हमारे कौन है सफल किसान, जानने के लिए नजर डालते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप पर। सुनीता शानू का जन्म राजस्थान के पिलानी शहर के एक छोटे से गांव में 6 अगस्त 1970 को हुआ था। बचपन से ही सुनीता ने अपने माता पिता को परेशानियों से जूझता हुआ देखा था। एक दुर्घटना में इनके पिता की आंखें चली गई, जिसके कारण इनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। सुनीता के पिता खेती किया करते थे, लेकिन आंखें चले जाने के बाद वो लाचार हो चुके थे। सुनीता शानू के जीवन का संघर्ष यहीं से शुरू हो गया। इनके माता पिता को सुनीता से काफी उम्मीदें थी। बचपन से ही सुनीता घर के काम में निपुण तो थी ही, साथ ही पढ़ाई में भी रुचि रखती थी। इन्होंने BSc गृह विज्ञान किया और जीवन को एक नया अर्थ देने के लिए, एक मुकाम हासिल करने के लिए और अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए वो जिंदगी की जद्दोजहद में शामिल हो गई। सुनीता शानू के ससुराल में भी खेती बाड़ी हुआ करती थी और उनके पति भी खेतों में काम करते थे। लेकिन शादी के बाद वो दोनों कुछ नया करने के उद्देश्य से दिल्ली चले आए। यहाँ आने के बाद भी उन्हें छोटे छोटे काम ही मिल रहे थे। आर्थिक मजबूरी को दूर करने के लिए सुनीता और उनके पति ने अपना व्यवसाय शुरू करने का फैसला लिया। उन्होंने चाय का एक छोटा व्यवसाय शुरू किया। बस 5 किलो चाय पत्ती लेकर पति पत्नी उस काम में जुट गए। धीरे धीरे उनका ये चाय व्यवसाय आगे बढ़ गया। विकास का पौधा अंकुरित होने लगा। सुनीता शानू का ये चाय व्यवसाय चलने लगा। उनके इस व्यवसाय को नया आकाश मिलने लगा। व्यवसाय आगे बढ़ने लगा और फिर क्या था, सुनीता शानू कामयाबी की राह पर आगे चलने लगी। उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उनका मजाक उड़ाने वाले लोग, उन्हें कमजोर समझने वाले, उनसे ही प्रेरणा लेने लगे। धीरे धीरे उनका ये व्यवसाय इतना बढ़ गया कि उनके इस व्यवसाय से दूसरी महिलाएं भी जुड़ने लगी। सुनीता शानू टी बोर्ड की सदस्य बन गई। देश के तमाम टी बागानों से वो चाय खरीदने लगी। सुनीता शानू ने जब देखा कि उनका ये व्यवसाय काफी आगे बढ़ गया है, तो उन्होंने एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। साथ ही अपनी इस चाय फैक्ट्री का नाम सुनीता सप्लायर्स रख दिया। इन्होंने कुछ वर्कर्स भी अपने काम के लिए रखे। आज सुनीता शानू सफल उद्यमी है। उनकी चाय का बिजनेस देश और विदेश में अपनी अलग पहचान बना रहा है। इनके यहाँ बनी फ्लेवर टी जैसे ग्रीन और व्हाइट की मांग बाजार में हमेशा ही बनी रहती है। सुनीता शानू ने जो कामयाबी हासिल की है, उसके पीछे उनकी खुद की गई दिन रात की मेहनत है। उनका मानना है कि देश को विकास की राह पर ले जाने के लिए महिलाओं का विकास बहुत जरूरी है। इनके फैक्ट्री में काम करने वाली महिलाएं इनसे बेहद प्रभावित हैं और वो भी सुनीता शानू की तरह कामयाब होने की राह पर अग्रसर हैं। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ, ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि।
आज हम बात करेंगे खरीफ 2024 की दालों की फसल के बारे में, जिसमें खास तौर पर तूर और मूंग दाल के उत्पादन को लेकर कुछ सकारात्मक संकेत मिले हैं। कृषि मंत्रालय का पहल। इस साल पहली बार कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने खरीफ 2024 के दौरान दालों के उत्पादन पर हितधारकों के साथ गहरी चर्चा की है। इसका उद्देश्य दालों के उत्पादन को बढ़ाना और उसकी गुणवत्ता में सुधार करना है। तूर और मूंग दाल पर फोकस ऑन तूर और मूंग दाल के उत्पादन को लेकर खास तौर पर अच्छे संकेत मिल रहे हैं। तूर की फसल में संभावित वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे किसानों को लाभ होगा। इसके लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार के कदम। बीजों की उपलब्धता। उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। तकनीकी मार्गदर्शन। किसानों को नई कृषि तकनीकों के बारे में जानकारी दी जा रही है। कृषि उपकरण। आधुनिक कृषि उपकरणों की उपलब्धता को बढ़ाया जा रहा है। फसल उत्पादन के संकेत। मौसम के अनुकूल रहने और किसानों की मेहनत के कारण तूर और मूंग दाल की फसल में वृद्धि के संकेत हैं। इससे दालों की कीमतों में स्थिरता आएगी और किसानों को अच्छा मुनाफा मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आइए अब कृषि जगत में हो रही हलचलों की जानकारी के लिए रुख करते हैं एआई एंकर कृष का। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और केरल में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। असम के किसानों को सलाह है कि वो रब्बी की मक्का की बुवाई के लिए खेत तैयार करने का काम करें। वहीं नागालैंड में अदरक के खेतों से बारिश का फालतू पानी बाहर निकालें। मणिपुर में धान और अन्य फसलों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। त्रिपुरा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में कम अवधि वाले उन्नत किस्म के लोबिया की बुवाई का काम करें। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में अगेती फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की नर्सरी तैयार करें। गांगेय पश्चिम बंगाल में पान की बेल को जल भराव से खराब होने से बचाएं। यहां के किसान जूट का अपगलन कराएं। इसके लिए जूट के बंडलों को 90 सेंटीमीटर तक की गहराई में पानी के अंदर डुबोए ताकि डंठलों से रेशों को अलग किया जा सके। केरल के ऊपरी हिस्सों में धान की रोपाई जारी रखें। केरल के जिन इलाकों में बारिश या तेज हवाओं की संभावना है, वहां के किसान केले के पौधों को सहारा देने का काम करें। यहां के किसान सब्जियों को तेज हवाओं या बारिश में खराब होने से बचाने के लिए शेड लगाएं। केरल के उत्तरी हिस्सों में खेतों से फालतू पानी बाहर निकालें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। आज बात करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। एक ऐसी योजना जो जल के संरक्षण के लिए एक सुनियोजित तरीके से उसके उपयोग के लिए तैयार की गई है। तो अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं, आप अभी तक इससे लाभान्वित नहीं हुए हैं, तो आइए विस्तार से इसके बारे में जानकारी आप तक पहुंचाते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के माध्यम से। देश में करीब 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है। 2015 में जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू हुई, तब 6.5 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर ही सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध थी। इसका मतलब ये हुआ कि आधे से भी ज्यादा जमीन बारिश के पानी पर निर्भर थी। जाहिर है, वर्षा आधारित इलाकों में पैदावार कम होती है और किसानों को खेती से उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का असल मकसद हर खेत तक पानी पहुंचाना है। यह अम्ब्रेला स्कीम है और इसमें मुख्य रूप से 2 घटकों को शामिल किया गया है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBP और हर खेत को पानी के भी 4 उप घटक हैं, जैसे कमांड एरिया डेवलपमेंट, सरफेस माइनर इरिगेशन, जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली तथा चौथा भूजल विकास। इसके अलावा सिंचाई योजना में दूसरे मंत्रालयों के भी 2 घटकों को शामिल किया गया है।
पहला घटक प्रति बूंद अधिक उपज है, जो केंद्र कृषि मंत्रालय के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की ओर से कार्यान्वित किया जा रहा है। दूसरे घटक का नाम वाटरशेड विकास है। इसका कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग कर रहा है। सिंचाई योजना का उद्देश्य खेत तक पानी की पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना था। इसके अलावा खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना और स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को पेश करना भी इसमें शामिल था। पानी की बचत इस योजना का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। 2020-21 के दौरान इस योजना के तहत 9,38,000 हेक्टेयर फसलों को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया गया। इसमें टपक और फव्वारा दोनों तरह की सूक्ष्म विधियां शामिल हैं। 2021-22 के लिए हर खेत को पानी के अंतर्गत 899 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। प्रति बूंद अधिक उपज के लिए 4,000 करोड़ रुपए को और वाटरशेड डेवलपमेंट के मद में 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई, सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, आपके पास कोई सवाल है, कोई सुझाव है जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, ईमेल कीजिए हमें krishidrshan@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ अगले अंक में फिर होंगे हाजिर नई और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।